सिम्टम्स मिर्गी के ही हैं। आप में से किसी ने हिस्टीरिया के बारे में सुना है? नो मैम। नहीं सुना? अच्छा, तो हिस्टीरिया और मिर्गी में कुछ समानता, दोनों में दौरे पड़ते हैं, पर हिस्टीरिया जो है वो फंक्शनल मेंटल इलनेस है। फंक्शनल मीन्स ब्रेन एकदम सही है, ब्रेन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रेन के फंक्शंस में कमी है, सो वो दौरे पड़ते हैं। और एपिलिप्सी क्या है? एपिलिप्सी मिर्गी वो रोग है जिसमें स्ट्रक्चरल परेशानी है, ब्रेन की रचना में परेशानी है, जिसकी वजह से ये दौरे पड़ते हैं। ठीक बात समझ में आ गई? तो कुछ चीजें तो क्लियर हुई, और बाकी आप में से किसी ने सुना भी नहीं मिर्गी के बारे में? मैम सुना है। सुना है? तो क्या सुना है, क्या होता है? सुना है। मैम आई थिंक वो दांत वगैरह भी बंद जाते हैं उसमें। वेरी गुड, बहुत वेरी तेज। गुड। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने मैम क्या उनको सुना? सलाइवा ज्यादा निकलता है। सलाइवा ज्यादा, मुंह से झाग वाग निकलने लगता है, सफेद सफेद। जी मैम। और और क्या होता है? और हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। वेरी गुड, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं, स्पाज्म होते हैं, ट्विचिंग होती जी है मैम। ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। और बेहोश भी हो जाते हैं। लीजिए, सारा ज्ञान आप लोग के पास है। हम सोच रहे थे हम बताएंगे, आपने सब सिम्टम्स, ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स बता दिए। तो देखिए, मिर्गी के रोग को जो ना, उसको पहले एक दैवीय बीमारी या गिरने का ये रोग कहते थे। 3000 साल पहले बेबीलोन में पता लग गया था कि ये इस तरह की कोई मानसिक विकार है, और ये मानसिक विकार सभी आयु और वर्ग के लोगों को हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है। एपिलिप्टिक शब्द जो है, एपिलिप्सी जो है, ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के अटैक शब्द से बना है। सीजर, जो आप दौरे कहते हैं ना, उससे बना है। एक काम करिएगा, या तो मैं आपको स्वयं बता दूं, या आप लोग खुद गूगल से सीजर की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा अफर्ट करेंगे, मैं लिखा दूंगी तो आप अपनी कॉपी में ही लिखे बैठे रहेंगे, है ना? और अगर आप खुद पढ़ेंगे तो वो चीज याद रहती है, व्हेन यू मेक इनिशिएटिव। तो सीजर जो है, ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, जिसके कारण कन्वल्शंस पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। और कन्वल्शंस क्या है? अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन है। एकदम आप देखते होंगे कि वो पूरे हाथ पैर एकदम पटकते जाते हैं, कभी सिकोड़ते हैं, कभी फटकाते हैं। और कन्वल्शंस में सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है। तो सीजर समझ में आया? सीजर जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है ब्रेन में, जिससे कि दौरे पड़ते हैं, कन्वल्शंस होते हैं। कन्वल्शंस में क्या होता है कि मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंटरी, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और उनमें सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है। इतने जोर जोर से हाथ पैर पटकेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो अपने आप पटक सकते हैं, पर उस समय सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, एंड दे गेट हर्ट। हिस्टीरिया और इसमें एक ही अंतर है, मालूम? हिस्टीरिया में भी ऐसे ही दौरे पड़ते हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है। हिस्टीरिया इसमें ये अंतर है कि हिस्टीरिया में क्योंकि ब्रेन का डिस्टरबेंस नहीं है, फंक्शनल है, तो आदमी जो है अपनी सुरक्षित जगह पे गिरता है। उसके हिस्टीरिया के पेशेंट को सेल्डम चोट लगती, कभी शायद चोट लगे। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शनल इलनेस है, तो वो ऐसी जगह पे गिरता है, ऐसे संभाल के गिरता है कि वो चोट नहीं खाता। और मिर्गी के पेशेंट जो हैं, पहले अंगीठियां जलती थी, तो एक मेरी मेट थी, वो बता रही थी उसके हस्बैंड खाना बना रहे थे, मिर्गी का दौरा पड़ा तो बेचारे अंगीठी के अंदर मुंह चला गया, झुलस गए। तो वो क्योंकि ब्रेन से है, तो ब्रेन से जहाँ कनेक्शन ऑफ हुआ वहाँ एक्टिविटी और एबनॉर्मलिटी चालू हो गई, है ना? तो
अब मिर्गी के क्या क्या सिम्टम्स है, आप लोगों ने बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं। इसमें देखिए नर्व सेल्स और नर्व न्यूरॉन्स जो हैं वो कभी कभी बहुत अजब सा व्यवहार करते हैं, जिससे हमारे मसल्स जो हैं डिफरेंटली बिहेव करते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कई बार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इम्पल्सेस उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति को उसके सोचने समझने की शक्ति को, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को, उसके कार्य करने की क्षमताओं को समाप्त कर देती है। क्योंकि एपिलेप्टिक के अटैक में ब्रेन की सामान्य संरचना गड़बड़ा जाती है, उनकी नर्व सुन्न हो जाती हैं, उनको यह भी, व्यक्ति को यह भी ध्यान नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी तो ये परेशानी उनको इतनी अधिक होती है कि कई कई दिन तक बनी रहती है, और कभी कुछ क्षणों या कुछ मिनटों के लिए ये परेशानी होती है। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि इनके मिर्गी और हिस्टीरिया में अंतर होता है। हिस्टीरिया में व्यक्ति, हिस्टीरिया जो है फंक्शनल एबनॉर्मलिटी में आएगा, न्यूरोसिस में आएगा, और एपिलेप्सी जो है साइकोसिस में आएगा, बिकॉज ये मस्तिष्क के कारण, मस्तिष्क में कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण ये उत्पन्न हो जाता है। इसमें ब्रेन अफेक्टेड होता है। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात बताई थी कि दांत भिग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति चाहता नहीं है। आप लोगों ने अगर देखा है तो ध्यान होगा कि उनकी आंखें ऊपर टंग जाती हैं, प्यूपिल, आंख की पुतली फैल जाती है, मुंह से झाग निकलने लगता है, शरीर ऐंठने लगता है, एकदम रिजिड हो जाता है, लकड़ी जैसा वो बना लेते हैं अपना शरीर, और स्वयं वो बेहोश हो जाते हैं। और ये बेहोशी कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों की भी हो सकती है। और होश जब उनको आता तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, और होश आने पर वो ज्यादातर सो जाते हैं, जो कुछ मिनटों की नींद हो सकती है या कुछ घंटों की नींद हो सकती है। अच्छा, अब हर व्यक्ति में एपिलेप्टिक साइकोसिस जो है अलग अलग होती है, कोई सब में एक सी तो होती नहीं, लेकिन सिम्टम्स के आधार पर उसे 4 भागों में बांटा गया। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी? मैम इसमें कोई भी मतलब जैसे ब्रेन में इंजरी हो गई तो उसके कारण हो सकता है, जैसे कि वेरी गुड, ब्रेन इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेन में चोट लग गई स्ट्रोक की वजह से। हाँ शाबाश। नर्व और बहुत कंप्रेशन की वजह से मैम, किसकी वजह से? नर्व कंप्रेशन, नस कहीं हाँ की नर्व, दब गई हो हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही है ब्रेन का, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि नर्व जो है हमारी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक पावर उन्हें मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्जेस ज्यादा हो गए, कई बार वो कंप्रेस हो गई, उसकी वजह से तो उनका कांटेक्ट अगले न्यूरॉन से नहीं हो पाता, और कुछ क्षण की उन्हें बेहोशी आ जाती है। इसके अलावा आपने अभी बताया था कि ब्रेन इंजरी से हो सकता है, टॉक, जैसे बहुत शराब पी लिया, टॉक्सिक, जब हम बहुत ज्यादा नशा करते हैं ना, तो नशे से भी ब्रेन के कुछ हिस्से हमारे, जो हम टॉक्सिक मटेरियल लेते हैं, मेटेलिक मटेरियल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इसका प्रभाव भी ब्रेन पे पड़ता है, और ब्रेन के सर्टेन पोर्शन जो है जो डैमेज हो जाते हैं, दे मे कॉज एपिलेप्सी। इसके अलावा हेरिडिटी से भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो क्लोज रिलेटिव्स हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स के, उनके ब्रेन वेव्स लिए गए और पाया गया कि उनमें समानता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हो सकता है कि एपिलेप्सी का एक कारण हेरिडिटी भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद कई, जो आपने अभी बताया कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो सकता है,
प्रेशर और नर्व हो सकता है, इरिटेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी जो कारण है वह चिंता, कुंठा, तनाव, स्ट्रेस, ये सब जो है ये कारण नहीं होते हैं, लेकिन दे ट्रिगर सीजर्स। जैसे अगर आदमी बहुत चिंता में है, बहुत कुंठा में है, बहुत तनाव में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत स्ट्रेस में है, तो ये एपिलेप्सी के को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उसको अगर आदमी में एपिलेप्टिक टेंडेंसीज हैं या उसकी ब्रेन में वैसी कंडीशन है, तो वो सीजर्स को, जो दौरे पड़ते हैं, उनको ट्रिगर कर देता है। और एक बात और है कि ये वो इसलिए भी होता है कि कई बार महसूस किया जाता है कि जब रोगी जो है जो बहुत ही कटु परिस्थितियों में जी रहा है, जिसका यथार्थ सहने योग्य नहीं, इनटॉलरेबल है, तो वो जब सीजर में जाता है तो वो उनसे पलायन कर जाता है, तो उसे इस पलायन का भी लाभ मिलता है। तो ये हो गए कारण एपिलेप्सी के। कभी कभी लगता है कि हम लोग सब प्राउड करते हैं कि अरे हम तो इतने बैलेंस्ड हैं, हम तो इतना कर लेते हैं, पर थिंक इसमें कुछ श्रेय हमारा है या उस ऊपर वाले का है ना, कि उसने हमारे ब्रेन को इंटेक्ट बनाया है, तो इतना शॉक एब्जॉर्बेंट है। चलिए, उसके बाद आता है टाइप्स। हमने कहा ना कि बहुत तरीके के एपिलेप्टिक बिहेवियर हो सकते हैं, बहुत तरीके के एपिलेप्टिक बिहेवियर हो सकते हैं, पर उन सारे बिहेवियर और सिम्टम्स को देखकर उनको 4 भागों में रखा गया है। 4 भाग। पहला है ग्रांड मेल डिजीज। ग्रैंड मतलब बड़ा, मेल माने इल, है ना, मेल फंक्शनिंग, मेल वो, तो ग्रांड मेल इलनेस। ग्रांड मेल इलनेस माने बड़ी इलनेस। ये जो है 60% लोगों को ये टाइप ऑफ एपिलेप्सी होती है। ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये बहुत कॉमन है। इसमें 60% से अधिक लोग जो पेशेंट्स हैं उनको ग्रांड मेल एपिलेप्सी होती है। अच्छा, अब ग्रांड मेल एपिलेप्सी के कुछ फेजेस हैं। जो सबसे पहला फेज है उसे बोलते हैं ऑरा फेज। ऑरा फेज माने वो परिस्थिति जो एक्चुअल सीजर के आने से पहले, एक्चुअल दौरा पड़ने के पहले होती है, उसे ऑरा फेज, AURA ऑरा, AURA ऑरा फेज कहते हैं। ये सीजर के पहले के ऑरा सिग्नल्स आते हैं जो वार्निंग होती हैं कि इस पीरियड में वार्निंग होती है कि अब कुछ समय में सीजर आने वाला है। तो इस समय भ्रम और विभ्रम भी पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर भय हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, एवं अनप्लेजेंट आइडियाज, थॉट्स, इम्पल्सेस उसमें आती है। और ये फेज जो है व्यक्ति को अपने को शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए होती है, शारीरिक रूप से तैयार करती है कि वो सीजर के लिए तैयार हो जाए। जैसे ये ऑरा स्टेज आती है तो पेशेंट में उसको वार्निंग मिल जाती है, उसमें भ्रम विभ्रम पैदा हो जाते हैं, वो डर जाता है, डिजीनेस की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेन में क्लाउडीनेस हो जाती है, और वो क्या करता है कि वो ये उसे वार्निंग मिल गई ना, तो उसे टाइम मिल जाता है कि वो कोई सही सा प्लेस बैठ जाए, लेट जाए, जिससे उसे मालूम है कि अब क्या प्रोसीड करने वाला, जैसे दौरा आने वाला है, तो उससे पहले कि वो अपनी तैयारी कर सके। ये ऑरा स्टेज व्यक्ति को तैयारी का अवसर देती है। तो जैसे ही ऑरा स्टेज आती है, व्यक्ति के मस्तिष्क में डिजीनेस हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, उसको सिग्नल्स आने, ये सिग्नल होता है कि उसको सीजर होने वाला है। उसके अंदर भ्रम विभ्रम पैदा हो जाते हैं
और वो कोशिश करता है कि वो आगे की ओर झुक कर कैसे भी कोई जमीन के सरफेस पे लेट जाए या बैठ जाए, जिससे जब दौरा आए उसको तो वो सुरक्षित हो जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो जमीन पर एकदम लेटते लेटते अगर सीजर आ गया तो सर उसका जमीन से टकरा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो आराम से लेट जाता है या बैठ जाता है। अब उसके बाद दूसरी स्टेज जो है वो है एक्चुअल फेज ऑफ कन्वल्शंस की। इसमें उसका पूरा शरीर ऐंठ जाता है, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, रिजिड हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है, रोगी बेहोश हो जाता है, उसकी सांस रुकी सी महसूस होती है, जबड़े उसके भिग जाते हैं, ये जो जबड़े होते हैं ना आपस में इनवॉलेंटरी ऐसे ऐसे होने लगते हैं, क्लिंच्ड हो जाती हैं, आंखें खुली हो जाती हैं, आप प्यूपिल जो है उसका पुतली जो है ना दवा डाल के डायलेट करते हैं, ऐसे डायलेट अपने आप ही हो जाती है, एक हो जाती है। वो हाथ ऐसे पूरे खोल देता है और पैर भी पूरे खोल देता है, और बॉडी बहुत अकड़ जाती है उसकी, और ये स्टेज उसकी आधा मिनट या उससे अधिक हो सकती है, इतने टाइम रहती है, और उसका बॉडी जो है उसमें स्पाज्म होती है, स्पाज्म समझते, फड़कना, फड़कते रहते हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे लोग कि इस स्टेज में उसके मुंह में एक चम्मच डाल देते थे या उसके मुंह में उंगली डाल देते थे। इसमें कई बार वो अपनी जीभ वीभ भी काट लेता है, क्योंकि दांत जब भिजते हैं तो दांत के अंदर जीभ भिज गई और वो काट लेता है। लेकिन पहले तो लोग चम्मच में डालते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स मना करते हैं कि इस तरह से कभी चम्मच वम्मच ना डालें, उससे रोगी को और अधिक कोई परेशानी हो सकती है। उसके बाद तीसरी स्टेज है कोलोनिक स्टेज, माने अब आपके पूरे दौरे का जोश निकल गया, क्लाइमेक्स हो चुका। अब क्या होता है, वो स्पाज्म और मसल्स जो हैं धीरे धीरे उनके कॉन्ट्रैक्शंस कम होते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, और वो अपने हाथों को बार बार इधर उधर फेंकता है, पैर को जर्किंग मूवमेंट देता है, जबड़ों को ऊपर से नीचे ले जाता है, मुंह से जैसे झाग निकल रहा है, और 1 मिनट में यह मूवमेंट कई बार भी करता है। पर धीरे 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 वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और ये जो है सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस होते चले जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, जर्क्स की, कन्वल्शंस की कम होती चली जाती। फिर एक फोर्थ स्टेज है जिसे बोलते हैं कोमा स्टेज। तो कोमा स्टेज, जैसा कि इसके नाम से पता है चल रहा है कि जर्स और कन्वल्शंस खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है धीरे धीरे ट्रैंक्विलिटी की ओर जाता है, शांति की ओर जाता है, उसके शरीर शांत हो जाता है। और जनरली जो ये रोग का दौरा जब खत्म होता है तो व्यक्ति कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए या बहुत ज्यादा समय के लिए सो जाता है, और सो के जब उठता है तो उसे क्या घटा था वो कुछ भी याद नहीं होता है, और दिस इज द फुल फेज ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स। अब आप ऐसा करिए, 2 मिनट शांति से सोचिए मैंने क्या बताया, और जहां ना समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, उसे फिर से पूछ लीजिए। देखिए, मैंने बताया कि क्या है। सबसे पहले सोचिए, आपको समझ में आया एपिलिप्सी क्या है, फिर एपिलिप्सी के कारण। 2 चीज सोच लीजिए, फिर आगे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं।
कारण थोड़े से ख्याल में आ गए? भाई हाँ ना तो बोल दिया करिए। यस मैम। अच्छा, अब सिम्टम्स ध्यान कीजिए, क्या सिम्टम्स ध्यान में आ रहे हैं? यस मैम। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी की बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में सबसे पहले बताया था ग्रांड मेल फेस है। तो ग्रांड मेल में क्या होता है, क्या ग्रांड मेल है, उसके कौन कौन से फेजेस हैं? मैम सर्दी। हाँ, ग्रैंड मेल फेज। पहला है वार्निंग या ऑरा। ऑरा। ऑरा में याद कीजिए क्या क्या करना था, क्या क्या बताया कि सब वार्निंग स्टेज, इसमें उसमें डिजीनेस होती है, उसके थॉट्स इम्पल्सेस है ना, और वो कोशिश करता है किसी तरह जमीन पर बैठ जाए या फिर वो लेट जाए, कहीं बैठ जाए या लेट जाए जिससे कि वो सुरक्षित रहे, बिकॉज ही नोज कि ये ऑनसेट है उसके कन्वल्शंस का। फिर है टोनिक फेज। टोनिक फेज जो है वो एक्चुअल कन्वल्शंस का प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या क्या होता है? टोनिक फेज में क्या होता है, ऑनसेट हो जाता है? और धीरे 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 बढ़ता जाता है। क्रोनिक स्टेज में वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है और कोमा स्टेज में शांत होके वो सो जाता है। अभी तक जो पढ़ा था थोड़ा दिमाग में आया? यस मैम। यस मैम। अब है दूसरा टाइप, उसे बोलते हैं पेटिट मेल इलनेस। पेटिट मेल इलनेस मीन्स स्मॉल इलनेस। ये स्मॉल इलनेस का मैंने एक केस देखा, तब हम लोग नहीं समझते थे, एक हम लोग के साथ ही थे, साथी थी लेडी, तो उनको क्या होता था, वो एकदम से चल रही है, सड़क पे चल रही है, 1 मिनट को बस पैर भी बढ़ा रही है, कुछ कर रही है, और आंखें उनके ऊपर फिक्स हो जाती थी, और पलके वो बहुत सिम्टम्स पे नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो देखा था उसमें वो इनवॉलेंटरली उनके पलके ब्लिंक करती है, और मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड में शी यूज्ड टू बी नॉर्मल। तो अब मैं समझी कि ये पैटिक बेल वो था। बचपन में तो ये लगता था ये क्या करती है, पता नहीं इनकी क्या आदत है, बीच बीच में ये आंखें झपकाने लगती हैं, ऐसे करने लगती हैं, लेकिन किसकी क्या प्रॉब्लम हम लोग समझते ही नहीं। बचपन में सब बच्चे मिलके हंसी सी बनाते थे, और वी यूज मतलब दे यूज टू एक्ट कि वो कैसे करती हैं, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम थी। व्हेन वी स्टडीड एपिलेप्सी तब समझ में आया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम पेटिट मेल इलनेस। तो पेटिट मेल में क्या होता है कि उसमें चेतना कम हो जाती है, पर पूरी तरह कोई बेहोश नहीं होता, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे वो जारी रखता है, और एकदम से 2 सेकंड के लिए वो फर्श पर या सीधे सामने आंखों को फिक्स कर लेता है और देखता रहता है, और जब ये खत्म होती, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो फिर अपने काम को शुरू कर देता, रिज्यूम कर लेता है। इससे इसमें पहले से कोई खबर नहीं आती है, पहले से कोई वार्निंग नहीं होती है कि ये होने वाला है। और ये जो है बच्चों को, किशोरों को बहुत होती है, और जैसे 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 व्यक्ति 20 साल का हो जाता है तो पैटिक मेल इलनेस खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? एक बार फिर सोच लीजिए।
नो मैम। अब पुराने से इसको कनेक्ट कर लीजिए। अगर घर जाके एक बार भी पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और अगर इसको छोड़ देंगे तो एग्जामिनेशन की रात में ये भूत बन के सर पे चढ़ेगा। जब हमने ये देखा, जो कंसेप्ट हम क्लियर नहीं करते हैं अपने, तो वो एग्जामिनेशन की नाइट में हमें डराते हैं। अगर क्लियर है तो फिर डर नहीं लगता। किसी भी भाषा में हम अपनी भाषा में उन्हें बता पाते। अच्छा, फिर है तीसरा है साइकोमोटर एपिलेप्सी। ये साइकोमोटर एपिलेप्सी, साइकोमोटर एपिलेप्सी जो है ब्रेन के एंटीरियर टेम्पोरल लोब के रीजन में के डिस्टरबेंस से होती है। लगभग 30-40% लोग अडल्ट इससे सफर करते हैं। अमेरिका में कहते हैं 100 में से एक आदमी इससे एपिलेप्सी से सफर करता है। तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें 30 से 40% जो है साइकोमोटर एपिलेप्सी से सफर करते हैं। इसके अटैक्स कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, ज्यादा देर नहीं रहते हैं। इसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, चेतना जो होती है ना कंफ्यूज सी स्टेट में होती है, क्लाउडिंग होती है। इसमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, इसमें इल्यूजन्स भी होते हैं। और इसका जब अटैक होता तो रोगी काम वाम नहीं रोकता है, वो काम करता रहता है। हाँ, वो काम वाम करता रहता है। लेकिन इस पीरियड में जब उनको साइकोमोटर एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं तो बहुत एंटी सोशल काम कर जाते हैं, इमोरल काम कर जाते हैं और अपराध कर जाते हैं। जो कई बार वो स्वयं को तकलीफ हर्ट कर लेते हैं, कई बार वो दूसरों को हर्ट कर देते हैं। आप लोगों ने वैन गॉग करके एक पेंटर थे, उनका नाम सुना होगा, वैन गॉग। तो बड़े फेमस पेंटर थे। तो उन्होंने साइकोमोटर एपिलेप्सी की स्टेज में क्या किया कि अपना एक कान काटा, उसका गिफ्ट पैक बनाया और एक प्रोस्टिट्यूट को गिफ्ट दे दिया। तो दिस वाज ड्यू टू साइकोमोटर एपिलेप्सी। एक ब्रेन इंजर्ड व्यक्ति को जो साइकोमोटर एपिलेप्सी से सफर कर रहा था, ब्रेन इंजर्ड था, साइकोमोटर एपिलेप्सी से सफर कर रहा था, उसने क्या किया, अपनी 3 साल की लड़की का को मार डाला। और क्या सोच के मार डाला कि वो अटैकर से अपने को बचा रहा है। तो ये जो साइकोमोटर एपिलेप्सी है, इस फेज में प्राणी जो है बहुत से अपराध भी करता है और क्या करता है, अपने को भी हर्ट कर लेता है। सोचिए क्या बताया इसमें, 2 मिनट बस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो मैम। ओके, थैंक यू। अब उसके बाद एक और टाइप है, वो टाइप क्या है, एक तरह से ग्रैंड मेल का ही वेरिएशन है। उसका पता लगाया था जैक अनियन। तो उन्हीं के नाम पर इस डिजीज को रख लिया गया, चाहे इसे 4 टाइप ऑफ एपिलेप्सी कहिए या उसी का एक वेरिएशन कहिए, किसका, ग्रैंड मेल का। तो ग्रैंड मेल में तो आपको ऑरा स्टेज आती है, पर इसमें ऑरा स्टेज से भी पहले क्या एक होता है कि आदमी के किसी साइड ऑफ द बॉडी में, उंगली में,
हाथ में एकदम से ट्विचिंग होने लगती है, फड़कना फड़कने लगता है, और धीरे धीरे वो फड़कन जो है उसके पूरे हाथ में चली जाती है, पूरे हाथ दैट साइड ऑफ द बॉडी में चली जाती है। मतलब एक साइड ऑफ द बॉडी में ये होता है, पूरी पूरी बॉडी में चली जाती है, फ्रॉम वन ऑर्गन टू वन साइड ऑफ द बॉडी में चली जाती है, और फिर हो सकता है कि वो वन साइड ऑफ द बॉडी से होल बॉडी में चली जाए। एंड आफ्टर दैट ऑल द सिम्टम्स which happen occur in grand mal disease वो हो जाते हैं। तो उसके बाद की स्टेज जो है बिल्कुल ग्रैंड mal फेज की तरह होती है, एपिलिप्सी की तरह होती है। कुछ दिक्कत हुई इसमें क्या? नो मैम। कि उसकी उंगली से, उसके हाथ के एक पोर्शन से, एक साइड से, मेरे ख्याल से अपने आप में अंदाजा लगा रही हूँ कि दोनों हेमिस्फीयर के कुछ परेशानी होगी, उसी में ऐसा होता होगा कि एक साइड से स्टार्ट होता है फिर दूसरी साइड में आता है। एनीवे, तो ये हो गया एपिलिप्सी। अब एपिलिप्सी का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, एपिलिप्सी के ट्रीटमेंट के लिए अब तो बहुत सारे साइको फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब बहुत सी दवाएं हैं जो दे सकते हैं जिनसे सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं, एपिलिप्सी कंट्रोल हो जाती है ना। इसके अतिरिक्त देखिए, क्योंकि ब्रेन का ऑर्गेनिक डिजीज है, स्ट्रक्चरल डिजीज है, तो वॉट एवर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड उसमें ऑपरेशंस या सर्जरी की जा सकती है जिससे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा उनके रोग की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। रोग बिल्कुल सुधारा नहीं जा सकता बिना फार्माकोलॉजी के, बिना, क्योंकि इट इज एन ऑर्गेनिक डिफेक्ट। अगर फंक्शनल डिफेक्ट हो तो साइकोलॉजी से प्योरली क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है, उसके जो फार्माकोलॉजी और ऑपरेशन होता है उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करने में साइकोलॉजी उनकी मदद कर सकती है, उनके वातावरण को मॉडिफाई कर सकती है, उनके घर लोगों को ट्रेन कर सकती है, उस व्यक्ति को ऐसी टॉक्स कर सकती है जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और अपनी इस कमी के बावजूद वो अपने को एक्सेप्ट कर कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो कार्यस्थल है जहाँ वो कार्य करते हैं उसमें उनके परिवार में उनके बारे में, उनके इस रोग के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज डेवलप की जाए और वातावरण को मॉडिफाई किया जाए। अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनसे सीजर के पहले ही सूचना मिल जाती है कि अब सीजर आने वाला है, दौरा पड़ने वाला है, और व्यक्ति अगर ऐसा उसे पता चल जाता तो चोट खाने से बच सकता है, वो सही जगह पे जाके लेट जाता है। आपने कितनी बार देखा होगा सड़क पे एकदम आदमी पड़ा है, उसके सर इतनी कस ये लोग सर पटकते हैं कि उनके सर में चोट लग जाती है, हाथ पैर अकड़े हैं, इधर उधर गिर गए, बहुत सारी चोट लग गई। तो अगर सीजर की पूर्व वार्निंग आपको मिल जाती है तो आप अपने को चोट खाने से, रोगी अपने को चोट खाने से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा था, वो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत एजेड लोग हैं, आप जानते हैं अमेरिका में एकाकी वृद्ध लोग रहते हैं, तो अब वो वृद्ध लोग एकाकी हैं और अगर वो एपिलिप्टिक पेशेंट हैं तो वो तो घर में बंद जाते हैं कि कहाँ उनको दौरा पड़ जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, तो कहीं जाएंगे, जाते ही नहीं। तो फॉर देम निकाली थी टेक्निक कि उन्होंने कुत्तों को ट्रेन कर दिया था और हर व्यक्ति जो था एक कुत्ते के साथ रहता था। वो कुत्ता इतना ट्रेंड होता था कि जैसे ही सीजर का ऑरा आए उससे पहले वो उनको इशारा करता था कि वो लेट जाएं, बैठ जाएं। और उसमें तो मैंने डिस्कवरी में देखा था कि वो कुत्ते जो थे, जब मैंने एकाकी जगह पे उनको बैठाल के या लिटाल के और वो दौड़ के जाते थे, अगल बगल के राहगीरों को बुला के लाते थे और उनको अटेंशन दिलवाते थे। ये ट्रीटमेंट का तरीका तो नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो मैंने आपको बताया।
तो ये है एपिलेप्सी। कोई कठिनाई हुई एपिलेप्सी में? कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के उस पे? मैम फार्मा में पढ़ चुके हैं। क्या चीज? फार्मा में पढ़ चुके हैं। फार्मा क्या पढ़ चुके हैं? फार्मा एपिलेप्सी पढ़ चुके हैं उसमें। एपिलेप्सी पढ़ चुके हैं फार्मेकोलॉजी में? ओहो, तब तो जी आपके लिए मैम। बहुत आसान। अच्छा बताया तब जब हमसे पूरी मेहनत करा ली। कोई बात नहीं, मुझे तो करनी थी। मैम जैसे एपिलेप्सी का डिवीजन है। हेलो। हाँ, एपिलेप्सी का क्या डिवीजन है? जैसे मैम आपने एपिलेप्सी को डिवाइड करके बताया ग्रैंड mal स्टेप का, मैम इसी तरह से सीजर्स को भी तो डिवाइड करते हैं। हाँ करते हैं, पर यहाँ पर किया नहीं। आप लोग को जैसे ये मैंने अभी बताया ना कि सीजर्स की दवाएं हैं, तो दवाएं थोड़ी ना बताई, वो बताने का कोई तुक ही नहीं इस जगह पे। इस जगह में खाली रोग बताया जितना आप। और आगे का शुरू करूं? नहीं मैम, सर्दी है आपको। हाँ, मुझे तो पता नहीं क्या एलर्जी हो जाती है बहुत तेज। और मैं क्लाउडिंग कह रही हूँ, मैं खुद क्लाउडिंग में हूँ इस समय। इतना ज्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं।